स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पेपर के यूनिट नंबर 1 को। आई होप अब तक आप लोग अपने इनर्शिया से बाहर आ चुके होंगे और एक पढ़ाई के मोड में आप कंटिन्यू हो गए होंगे। क्लासेस आपने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया होगा। है बहुत जगह पे है स्टूडेंट्स की क्वेरीज की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं कॉलेजों में। डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो क्लास चालू हो जानी थी, बट ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वो कब से आपके क्लास वगैरह चालू करते हैं। बट नो, डोंट वरी, बहुत जल्द आप लोग वहाँ के भी अदर सब्जेक्ट्स के भी अपने स्टडी को स्टार्ट कर पाएंगे। सो फिजिक्स के इस थर्ड सेमेस्टर के पेपर को स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टाइटल वाले हमारे फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है। और 2 क्लासेस जो कि थोड़े हल्के लेवल के थे बट मीनिंगफुल थे, फाउंडेशन कहें या फंडामेंटल कहें थर्मोडायनामिक्स का, उन सारी चीज़ों को लेके हमने स्टडी किया था। प्रीवियस क्लास में इससे जस्ट पहले हम लोगों ने एक बड़े मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के कंसेप्ट में मेयर रिलेशन को सॉल्व किया है और कुछ और कंसेप्ट हमने इस्टेब्लिश किए हैं। उसी सिलसिले में चूँकि आगे चल के आपको एक साइक्लिक प्रोसेस और एक इंजन के बारे में भी पढ़ना है और उससे डिपेंडेंट ही आपको और अदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और एंट्रोपी एंड अदर लॉ, जो 2 लॉ और हैं आपके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चीज़ें पढ़ाई करनी है, जो कि इन चीज़ों के बिना आप वहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो बेसिकली कोई भी इंजन, डिफरेंट प्रोसेस हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट में पढ़ा था। तो बेसिकली जो इंजन होता है वो 2 विशेष प्रकार के प्रक्रमों में, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम, इंग्लिश में हम उसे कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, और एक और होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलेंगे समतापीय प्रसार। इन दोनों से मिलके बनना है। तो आपको एडियाबेटिक प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी निकाय से जुड़ा हुआ, तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये आपके छोटे मार्क्स, मीडियम मार्क्स और बड़े मार्क्स के क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट भी आपके लिए बिल्टअप करते चले जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। जनरली इक्वेशन ऑफ स्टेट कहने का मतलब है कि आप जो अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, और यदि 1 मोल गैस होता है तो n बराबर 1, तो PV इज इक्वल टू RT। ये जो इक्वेशन होता है ये आदर्श गैस समीकरण के लिए है, आइडियली गैस के लिए। बट उस कंडीशन में हम लोग ये मानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं हमारे P, V एंड T, बेसिकली मेन ये 3, ये इस आइडियली बिहेव करते हैं, इसलिए फिर ये इक्वेशन फॉलो करता है। बट for the study of the any kind of system in thermodynamics, we consider different type of process depend on the first law of thermodynamics, as आगे आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो लॉ है वो परफेक्टली बिहेवियर को शो नहीं करता। उसके लिए फिर हमें एक अलग अवस्था समीकरण, जिसे हम लोग कहेंगे गैस अवस्था समीकरण, जो कि स्पेसिफिकली एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो उसी चीज़ों को लेते हुए हमको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और अवस्था समीकरणों के बारे में जानकारी बनानी है। स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है आप पूरे 3 या 4 साल के लिए पढ़ रहे हैं ना, याद रखेंगे। आप बीएससी कर रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या कहीं भी आपके टेक्निकल एजुकेशन में भी, इंजीनियरिंग भी अगर आप कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर ये सब टॉपिक है, तो याद रखेंगे फिजिक्स पूरे 4 साल का कोर्स है। उसे आपको बांटा जरूर गया है छोटे छोटे सेमेस्टर्स में, एक सेमेस्टर में। कभी सेमेस्टर आप में कुछ पढ़ते हैं, जैसे इससे जस्ट प्रीवियस सेमेस्टर में आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा, अब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये मत सोचिए कि अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पेपर आप दे दिए हैं तो वो फिर कभी दोबारा काम नहीं आएगा। या फिर इस सेमेस्टर में अगर आप एडियाबेटिक, ये सब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड चीज़ें स्टडी कर लेंगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की चीज़ें स्टडी कर लेंगे, तो फिर यहाँ से इसका बुरिया बिस्तर बन जाएगा, फिर ये यूज़ नहीं होगा। आप गलत हैं। अगर आपने यहाँ पे कंसेप्ट बिल्टअप नहीं किया तो आगे चल के जो नेक्स्ट सेमेस्टर की चीज़ें जो आएंगी, अगर आपको आगे क्वांटम मैकेनिक्स हैं,
सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो वाले भी आप पूरा सिलेबस कभी देखिए। आप, मैंने लिंक व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप पूरे बीएससी के आपके 8 या 6 पेपर को देखिए कि क्या क्या है वहाँ पे, नाम क्या है। तो मेन पर्पस ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सब प्रोसेस थर्ड सेमेस्टर में गुजर जाने के बाद फिर लौट के आएंगे तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें सेमेस्टर में कहीं ना कहीं ये फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे फिर से हम उसको रिवाइज नहीं कर सकते। आपका यहाँ का सीखा हुआ कंसेप्ट ही वहाँ आपको हेल्प करने वाला है। सो इट इज़ नेसेसरी कि आप अपना कंसेप्ट यहाँ पे बिल्टअप करते चलें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टोटली एंटायरली डिफरेंट टॉपिक रहेगा जिसका अपना स्ट्रेंथ रहेगा। तो आप उस स्ट्रेंथ को संभालेंगे कि फिर प्रीवियस की अपनी चीज़ों को फिर से कहीं से ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे, है ना। सो प्लीज़ इन्वेस्ट वन टाइम, आप एक बार इन्वेस्ट करिए और सिस्टमेटिक उसको अभी बना के रखिए। आप जो हर सेमेस्टर में अपने नोट्स बना रहे हैं या कुछ रख रहे हैं उसको संभाल के रखिए। ये नहीं कि सेकेंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर हो गया, फिर वो आपके अता पता नहीं है, नहीं, ये फिर से काम आने वाला है ना। ओके, चलिए कुछ बेसिक चीज़ें। अपन एडियाबेटिक प्रोसेस का डेफिनेशन अपन देख चुके हैं, बट एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम होता क्या है। थियोरेटिकली हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसा निकाय होता है जिसमें ना तो उष्मा निकाय से बाहर जा सकती है और ना तो बाहर की उष्मा निकाय के भीतर आ सकती है। इट मीन्स मैथमेटिकली डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, कि उष्मा का कोई भी परिवर्तन आदान प्रदान नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट इक्वेशन में डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, you put du is equal to 0, hence you have this kind of equation du is equal to minus dw, और ना, और आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि dw is equal to minus of du, मतलब गैस के द्वारा या गैस पर, ठीक है, मतलब निकाय के द्वारा या निकाय पर जो भी काम, जितनी भी वर्क वो करेगा, वो कंप्लीटली उसके इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करेगा सिस्टम के। या तो इंटरनल एनर्जी घटेगी या तो इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी होगी, ठीक। तो अब वो दो प्रकार से उस चीज़ों को देखते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस काम कैसे करता है। तो सबसे पहला एक होता है रुद्धोष्म प्रसार, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रहा है ना, एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हो रहा है मतलब टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है उसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। एक्सपेंशन कहने का मतलब है, यहाँ पे एरो के फॉर्म में लिखा हूँ कि किसी भी इस कंडीशन में उसका वॉल्यूम जो है आपका वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर क्या है आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, सेम अगर संपीड़न हो रहा है, गैस को कंप्रेस कर रहे हो, आप कंप्रेस कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, एंड प्रेशर इंक्रीज होगा। हाई प्रेशर के साथ आप उसको एक छोटे जगह में पुट आउट करेंगे। तो यहाँ पे एरो से दिखाया गया है कि एक वॉल्यूम डाउन होगा, प्रेशर अप होगा। तो ये दो तरीके की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक तो ये प्रोसेस है कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस या सिस्टम काम कर रहा है, मतलब ये कंडीशन है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू, ये वाला। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो फिर ये वाला केस है कि डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। गैस पर काम करेंगे आप जब कंप्रेशन होगा तो, और यहाँ पर गैस के द्वारा किया गया कार्य। तो गैस के द्वारा यदि एक्सपेंशन होता है तो इंटरनल एनर्जी में कमी होती है, इंटरनल एनर्जी डाउन होती है। इट मीन्स टेम्परेचर गोज टू लोअर स्टेट, टेम्परेचर डाउन होगा, ठंडा होगा, ठीक। और यदि संपीड़न हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं आप, तो किया गया कार्य ऋणात्मक, मतलब सिस्टम पर वर्क कर रहे हो, तो फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर इंक्रीज आउट होगा, वो आएगा साइकिल पे अपन देखेंगे। कुछ चीज़ें और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट, ये वाला CV इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। और बिकॉज डी क्यू जो देते हैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू का मान, या जो भी मेन एडियाबेटिक प्रोसेस में तो डी क्यू का कंसेप्ट है नहीं, लेकिन स्पेसिफिक हीट रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो स्पेसिफिक हीट के लिए हीट आएगा कहाँ से, तो इंटरनल एनर्जी से आएगा। तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस आप रीड आउट करते हैं तो ये इस फॉर्म में आप लिखेंगे CV इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। यहाँ सफिक्स वी यूज नहीं किए हैं, आप लिख भी सकते हैं, बट इट इज अ specific heat of the gas at a constant volume in adiabatic process denoted by du by dt. du is a change in internal energy, क्योंकि सारा एनर्जी सप्लाई इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट से ही होना है।
सिमिलरली specific heat and constant pressure is dq by dt. Generally we write this type, but अब आप उसे क्या बोलेंगे, Cp is equal to du by dt. तो ये नोटेशन आप कंफ्यूज मत होइएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इस चीज़ को याद रखेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब ये थ्योरेटिकली मैं इसको पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि स्पेसिफिक हीट कहने का मतलब क्या है और क्यों आप थर्मोडायनेमिकली इस चीज़ को थर्मोडायनेमिकल हम जो वेरिएबल्स हैं पी वी एंड टी के कंसेप्ट में ही कोई रिलेशन आप निकाल के लेके आने वाले हैं कैसा भी। तो आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं सिर्फ इस पूरे इक्वेशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बता रहा हूं ताकि आप और क्लियर रहें। सीपी आई एम सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। पहले यहां देखिए इसकी कि Cv इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसका एग्जाम्पल क्या चीज़ है? अच्छा डी क्यू ये क्या होता है? स्पेसिफिक हीट हम किसको बोलते हैं भाई? कि किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की हमें मात्रा हो चाहिए वो उसका स्पेसिफिक हीट है, फर्स्ट ऑफ ऑल में ना। ये एग्जाम्पल है, ये जो लिखा है आपका कि Cv इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये सिंपल एग्जाम्पल है आपके प्रेशर कुकर का। जो प्रेशर कुकर है घर में, जो आपके घर में यूज होता है, वो उस जब भी आप खरीदने जाएंगे या दुकान में जाएंगे कि प्रेशर कुकर चाहिए, दुकान वाला आपसे पूछेगा कि कितने का चाहिए, आधे लीटर का चाहिए, 2 लीटर का चाहिए, 2.5 लीटर का चाहिए, 3 लीटर का चाहिए, मतलब जो भी आप लेके आएंगे उसका वॉल्यूम फिक्स है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ये। और डी क्यू बाई डी टी आप वहां पे करते हैं। प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट क्या है? या तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है या तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कुकर कैसे काम करता है कि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर वेरी करता है किसके थ्रू? विसल के थ्रू। हम उसको हीट सप्लाई करते हैं। इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। कुकर को जब आप गैस के ऊपर रखते हैं तो उसके अंदर जो भी मटेरियल है तो वो हीट जब उसमें सप्लाई होता है तो सिस्टम के अंदर इमेजिन करिए देयर आर अ सब्सटेंट और हीट एब्जॉर्ब करके इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी होगी। इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ने लगेगा और उसके वजह से बट आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, कुकर का साइज तो बढ़ घट नहीं रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा तो फिर एक टाइम के बाद उस सिस्टम को साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए एक्सेस प्रेशर को विसल के माध्यम से, वो जो एक बाउंड्री लेवल का प्रेशर होगा जो कि सिस्टम के इक्विवेलेंसी को डिस्टर्ब करेगा, उसको विसल के माध्यम से बाहर निकालता है, तो वो कुकर सीटी देता है बोलते हैं आप। ठीक, फिर से वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इस तरह से बना होता है। और आप जानते हैं कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में किसी पदार्थ को गर्म करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अगर हम इस तरह का कोई सिस्टम बनाएं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे और प्रेशर अगर उसमें वेरी करता रहे एक तरीके से, तो हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, कम उष्मा लगेगा, क्योंकि वो उस चीज को उतनी जल्दी हीट आउट करेगा इस प्रोसेस से। और यही कारण है कि उसमें आपका खाना जो भी है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन जल्दी बन जाता है। ठीक, अब इसको जस्ट कंपेयरली अपन तुलना करिए कि मान लीजिए आप दाल जैसे जनरली कुकर में बन रहा है उसको आप नॉर्मली एक गंजी में ढक्कन ढक के बना रहे हैं। ठीक, दाल को उबलने के लिए चढ़ा के रखे हैं और उसके ऊपर ढक्कन ढक दिए हैं। होगा क्या, एज अ टाइम जब टेम्परेचर बढ़ेगा 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 तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। वो गंजी भी एक सिस्टम है अपने आप में, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। और हो गया क्या कि प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ चूंकि आपने वॉल्यूम को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, वो सब्सटेंट बाहर की ओर बढ़ेगा और ढक्कन आपका ऑटोमेटिकली उलट जाएगा, क्योंकि जो सब्सटेंट है वो फैलना चाहेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, प्रेशर भी इंक्रीज हुआ और आपका सिस्टम ब्रेक हो गया, क्योंकि ढक्कन हट गया मतलब सिस्टम क्या हो गया? ब्रेक हो गया, उफन गया, ऐसे बोलते हैं उसको। ठीक, सो दीज आर बेसिक एग्जाम्पल। ये दिमाग में ये चीज़ क्लियर होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आप जो मैं ये फॉर्मूला वर्जन्स चीज़ों का जो लिखते हैं हम लोग, आगे चल के आप जब हम टोटली, मैंने पहले ही बताया कि ये जो पेपर है आपका वो थ्योरी कम है इसमें ना, शुरू के 2 यूनिट धीरे धीरे आप मैथमेटिकल चीज़ें ही देखेंगे, लेकिन सबका थ्योरेटिकल मीनिंग है, सबका फिजिकल मीनिंग है। तो वो सब चीज़ें अगर आप नहीं समझते हैं ना तो ये दिक्कत करेगा। और जैसे तैसे अगर आप सेकंड सेमेस्टर अपना निकाल भी लेते हैं, सॉरी थर्ड सेमेस्टर,
तो ये आगे चल के जब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे, डी मैग्नेटाइजेशन, जब हायर लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन आप पढ़ेंगे तो परेशान करने वाला है, फिर आप बच नहीं पाएंगे वहाँ से। ठीक, तो चलिए, अब ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब मैं आ रहा हूँ हमारे मेन कंटेंट पे कि अवस्था समीकरण हम एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए, जो प्रीवियस हमने पढ़ा है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, उसी कंसेप्ट को लेके सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस से मतलब हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है भाई ना यहाँ पे। तो मानिए देखिए कि आपके पास ये गैस है, पिस्टन वाला गैस जो पहले हमने यूज़ किया था, ये पी के अकॉर्डिंग ही आगे पीछे ये पिस्टन हो सकता है। इसमें गैस भरा हुआ है, ये उसी लेवल का फोर्स इसमें अप्लाई करता है, जस्ट पिछले क्लास में भी वही हमने यूज़ किया था, और ये इतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। तो एक मोल गैस को हमने सिलेंडर में पुट किया है, जिसका थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल जो है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम है। गैस को चूंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, कंप्रेस कर रहे हैं। याद रखिएगा क्या कंडीशन लिए हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, मतलब इस पिस्टन को आप इस तरफ धकेलोगे, ऐसे इस तरफ ऐसे धकेल के इस पर फोर्स लगाओगे। ठीक, तो गैस जो है पहले जिस अवस्था में था यहाँ पर, वो कंप्रेस होके उसका वॉल्यूम घटेगा, इधर जाएगा। अब वॉल्यूम घटता है तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, अभी पहले हमने समझा। ठीक, चलिए, तो फिर गैस को दबाने में किया गया कार्य कितना होगा, कार्य बराबर क्या होता है जी, बल गुणित विस्थापन। तो बल के रूप में क्या काम कर रहा है, प्रेशर, आप प्रेशर लगा रहे हो इधर से इस पर्टिकुलर क्षेत्रफल पे और इतने अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में। तो फाइनली दिस इज अ वॉल्यूम एलिमेंट एंड यू हैव dW इज इक्वल टू PdV, दिस इज अ वर्क। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, एंड dW की वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, dQ इज इक्वल टू du प्लस PdV। अब चूंकि हमारा सिस्टम एक रुद्धोष्म प्रक्रम में है, मतलब dQ बराबर तो 0 है भाई, तो इस इक्वेशन 1 में अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा कि du प्लस PdV इज इक्वल टू 0। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिलेंडर है मतलब वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है ना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो कौन सा एक्सप्रेशन लूंगा स्पेसिफिक हीट का, Cv इज इक्वल टू du अपॉन dt। ये बेसिक ये होता है ना, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए इस नोटेशन में अपन लिखेंगे Cv इज इक्वल टू du बाई dt, और यहाँ से अगर आप du की वैल्यू निकालेंगे तो du इज इक्वल टू Cv dt, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए तो आपको इक्वेशन नंबर 3 ये मिल जाएगा कि Cv dt प्लस PdV इज इक्वल टू 0। ठीक, अब चूंकि अगर हम लोग गैस को आइडियली मानते हैं और 1 मोल गैस हमने मात्रा में ली हुई है ये मानते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है जी, PV इज इक्वल टू RT। ठीक, PV इज इक्वल टू RT, nRT होता है, n की जगह 1 ले लिए। इस इक्वेशन को यदि आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू RT। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन इज इक्वल टू dt, क्योंकि R कांस्टेंट है, तो दिस इज अ डिफरेंशियल फॉर्म। अब यहाँ से अगर आप dt की वैल्यू निकालते हैं तो dt की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलने वाली है PdV प्लस VdP अपॉन R, ये वाला। इसको ले जाके हम अपने उसी इक्वेशन नंबर, ये मेन इक्वेशन जो 3 आया है इसमें पुट कर देंगे, किसका मान जी, dt का मान। तो dt की वैल्यू पुट करेंगे जब आप इसमें, तो फाइनली ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, जो इक्वेशन नंबर 3 है, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, r का यहाँ गुणा कर दीजिए, तो इस तरह से आपको मिलेगा। ये वाला टर्म PdV वाला है, ये वाला टर्म भी PdV वाला है, एक साथ रखेंगे तो ये मिलने वाला है, ये वाला टर्म अपनी जगह पे है। और चूंकि हम लोग इसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cv प्लस R इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, Cp लिखोगे। देन यहाँ पुट कर दीजिए Cp, PdV प्लस Cv VdP इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं Cv PV से। ठीक, क्या चीज हमें पाना चाहते हैं, हम दो प्रकार के दो प्रकार के विशिष्ट ऊष्माओं के बीच में रेशियो निकालना चाहते हैं। तो उस फॉर्म में इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 4 को कन्वर्ट करने के लिए दिस मच ऑफ क्वांटिटी से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो CvPV इज इक्वल टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय CvPV, देन फाइनली यू गेट दिस टाइप ऑफ थिंग। और यहाँ पर ये जो Cp अपॉन CV आया, और आपको पता है Cp बड़ा है CV छोटा है ना, तो ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आएगी हीट के फॉर्म में, जिसको हम डिफाइन करते हुए एक नोटेशन गामा में डिनोट करेंगे कि दिस क्वांटिटी Cp बाई CV इज इक्वल टू गामा, जिसे हम लोग गैस की दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का क्या कहते हैं जी,
अनुपात कहते हैं। ठीक, ओके। अब आपका इक्वेशन कैसा दिखाई देगा? इक्वेशन नंबर ये जो आया है हमारा, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि गामा dv बाई वी प्लस dp बाई पी इज इक्वल टू 0। आपको पता ही है इंटीग्रेशन का फैक्टर है dv बाई वी लॉग वी, dv बाई पी लॉग पी और इक्वल टू 0 मतलब कांस्टेंट k। आपको पता है लॉग m बाई एन, सॉरी m लॉग n का मतलब होता है लॉग के पावर में ये चले जाएगा और लॉग m प्लस n लगाएंगे तो ये मिल जाएगा, जिससे कांस्टेंट लॉग इस कांस्टेंट पे जाएगा तो e टू द पावर कांस्टेंट, और उसको एक नया कांस्टेंट अगर मैं बोल दूं तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट k मिलता है। और दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। जो आप पी वी इज इक्वल टू आर टी लिखते हैं, उसी प्रकार से पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस के अवस्था समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो जब भी आप एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे कहीं भी, किसी भी आपके पेपर के सिलेबस के चारों यूनिट में से कहीं भी, जब भी एडियाबेटिक वर्ड आएगा तो इस इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज करना है आपको। व्हाट इज पी वी की पावर गामा एंड व्हाट इज गामा? गामा इज अ Cp अपॉन Cv which is the ratio of the specific heat of the gases at constant pressure and at constant volume। तो यह समीकरण उष्मागतिकी चरों के पदों में रुद्धोष्म परिवर्तन में आपकी अवस्था समीकरण को प्रदर्शित करता है। मतलब फॉर्मूला, आप कोई भी थर्मोडायनेमिकल इंजन सिस्टम कुछ भी पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला आप ऐसा निकाल के लेके आइए लास्ट में जो कि थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स पे बना हो। मतलब क्या है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल? हमारे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक, हीट, इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब आने वाला है क्रम से धीरे धीरे, और इन्हीं तरह से इस तरह के अल्फाबेट में बात होती है थर्मोडायनेमिक्स की। तो ऐसा फॉर्मूला बना के लेके आएंगे आप जो कि इन वेरिएबल्स के साथ हो, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो पी वी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस अ स्टेट इक्वेशन फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक, इसको थोड़ा बहुत चेंज करते हैं जी स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होइएगा एक दो पदों में। इसका कंसेप्ट क्या है उसको समझिए। आपको मिला है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसका मीनिंग आप समझिएगा कि अगर रुद्धोष्म वक्र है आपके पास, जैसे मान लीजिए एक हम लोग यहाँ पर एक एडियाबेटिक प्रसार की कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए एक एक्सिस पे वॉल्यूम है, एक एक्सिस पे प्रेशर है। गैस अपनी अवस्था, ये अवस्था ग्राफ है ना, याद रखेंगे। पोजीशन ए पर उसका प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर P1, V1 और T1 है, और गैस को रुद्धोष्म रूप से प्रसारित करने से, एक्सपेंशन करने से एक समय के बाद वो पॉइंट नंबर बी पे पहुंच जाता है, जहां पर उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P2, V2, T2 है। ठीक, अब होगा क्या, चूंकि बाहर से आप कोई ऊष्मा इसको नहीं दे रहे हो, dq इज इक्वल टू, इस कंडीशन में क्या है आपका, dq इज इक्वल टू 0 है, और गैस का क्या हो रहा है जी, प्रसार हो रहा है। तो गैस का प्रसार हो रहा है मतलब वॉल्यूम जो है बढ़ेगा और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो चूंकि बाहर से आप ऊष्मा दे नहीं रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? गैस के मॉलिक्यूल्स को फैलने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा। गैस जो है फैलेगा, ठीक, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना, फैलाव हो रहा है। तो गैस जब फैलेगा तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? इंटरनल एनर्जी से लेगा। मतलब मॉलिक्यूल्स की जो गतिज ऊर्जा, रोटेशनल ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, उन सब से एनर्जी सोख कर वो कार्य के रूप में परिवर्तित करेगा। मतलब गैस कार्य करके देगा, मतलब dW देगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि dW इज इक्वल टू माइनस du, ये चीज कि वर्क करके दे रहा है आपका सिस्टम, और कहाँ से एनर्जी ले रहा है भाई, तो आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी में कमी हो रही है, और जितनी कमी हो रही है वही ऊर्जा कार्य के रूप में प्रदर्शित हो रही है। तो इस प्रकार से होगा ये कि चूंकि एक्सपेंशन में आंतरिक ऊर्जा में कमी होते 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 पहले गैस का प्राथमिक स्थिति में तापमान कितना है, T1, और जो कि इंटरनल एनर्जी में कमी हुई है, इसलिए जब फाइनल स्टेट में गैस पहुंचेगा तो उसका टेम्परेचर होगा T2, जो कि ऑब्वियस है पहले वाले टेम्परेचर से क्या होगा, कम होगा, कम होगा उसका टेम्परेचर। तो एक्सपेंशन में टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक, तो ये इसका कंसेप्ट है, और इस आधार पे
एक कांस्टेंट रेशियो मिलता है कि अगर रुद्धोष्म वक्र पर कोई भी बिंदु हैं तो उनके लिए पहली स्थिति इज इक्वल टू दूसरी स्थिति या फिर तीसरी स्थिति या P3 V3 इज इक्वल टू गामा, सब आपस में बराबर होते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अपने आप में एक एडियाबेटिकली प्रोसेस को शो करता है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ओके, जब आप पढ़ेंगे आगे इंजन, साइक्लिक इंजन, तो वो सब यहाँ पे और डीप में आएगा, तो वहाँ पे और समझेंगे मात्रा को कि कितनी अमाउंट में वो सब चीज़ होता है। फिलहाल के लिए इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे भाई, है ना। अच्छा, इसी अवस्था समीकरण को यदि V और T के पदों में लिखना है, जैसे यहाँ पे हमारा P और V के पदों में लिखा है, ये वाला P और V के पदों में, तो अदर दो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल जैसे T और V के फॉर्म में लिखना है, या और दो वेरिएबल है ना, तो पहला अगर V और T के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, तो जो मेन इक्वेशन नंबर 3 आया था उसको आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये वाला नीचे है हमारे, एक सेकेंड, हाँ ये इक्वेशन, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 3 जो आया था, इसी में चीज़ों को अपन चेंज करके वो सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग देखिएगा, मैं फाइनल रिजल्ट पे बात करूँगा। यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 3 था हमारा ये वाला, इसी में PV हमको V और T के पदों में चाहिए, मतलब इस इक्वेशन से P को एलिमिनेट करना है। P को एलिमिनेट करना है तो आदर्श गैस इक्वेशन से P बराबर हम लोग जानते हैं RT/V होता है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम में इक्वेशन में ये चीज़ पुट करके आप इसे CVT से डिवाइड कर दीजिए रेशियो बनाने के लिए, ठीक। CVT से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी, इस तरह की चीज़, ठीक। देन फाइनली यू हैव दिस मच, आप इंटीग्रेशन करेंगे, ये करेंगे, R की वैल्यू आप जानते हैं CP माइनस CV होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो CP/CV 1/CV, तो ये गामा बन जाने वाला है। और फाइनली ये मैथमेटिकल आप करिएगा इसको, ये आप पाएंगे। तो अगर T और V के पदों में अगर आपसे कहा जाए कि रुद्धोष्म इक्वेशन क्या है, तो TV इज इक्वल टू गामा माइनस 1। सिमिलरली अगर आपको P एवं T के पदों में ज्ञात करना है, मतलब V को एलिमिनेट करना है, तो फिर से आप आदर्श गैस समीकरण से V का मान निकाल के जो मेन इक्वेशन आप निकाले हैं, सिंपल तरीका अगर हमारे पास है उसका यूज़ करेंगे कि मेन इक्वेशन PV इज इक्वल टू K है फर्स्ट कंडीशन में, यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देते हैं, और V की वैल्यू पुट करेंगे, पावर एडजस्ट करेंगे, तो फाइनली आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। तो T1 माइनस T P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा, ये कांस्टेंट होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ पूछे जाते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 90% बच्चे या मैक्सिमम बच्चे रुद्धोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण क्या होता है करके सिर्फ इसी को जानते हैं, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम में, हायर फिजिक्स लेवल के एग्जाम में जाएंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा इक्वेशन एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, और आपको ऑप्शन देगा TV की पावर गामा माइनस 1 या TP 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इन सब चीज़ों में, या इसका आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी यूज हो सकता है, ठीक। तो दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन, ठीक। तो अब आप इतना टूल आपके पास इकट्ठा हो गया, और साथ ही साथ आप एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इस चीज़ को टारगेट करते चल रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुद्धोष्म अवस्था में निकाय की अवस्था समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए या उसके स्टेट ऑफ इक्वेशन को व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको इस चीज़ को निकाल के यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि डेफिनेटली आने वाला है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस को स्टडी करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना काम करना पड़ता है उसको भी कैलकुलेट नहीं किया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नेक्स्ट आपके सिलेबस में वो इंक्लूड है, तो उसे लेके अपन चलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग प्रिपेयर करके रखिए, जो भी डाउट है उसे शेयर करिए, और पढ़ाई स्टार्ट करिए, इन्वेस्ट करिए, टाइम दीजिए, आप अच्छे से अपना कंसेप्ट बिल्टअप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसे आप रिवाइज करके रखें। ओके, थैंक यू।